गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा, जहां पर हम एक टॉपिक को लेकर आए मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। बेटा मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप साइकोलॉजी के अंदर जो मेन टॉपिक्स जब आएंगे तो हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन साइकोलॉजी को पढ़ने से पहले हमें साइकोलॉजी के बारे में मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी का मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड्स हम साइकोलॉजी के अंदर यूज करते हैं। साइकोलॉजी इज द सिस्टमिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हमारे ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना, सिस्टमेटिक स्टडी करना साइकोलॉजी कहलाता है। जब हम साइकोलॉजी के अंदर जब मेथड्स की बात करते हैं तो सबसे पहला मेथड्स आता है बेटा इंट्रोस्पेक्शन मेथड, INTROSPECTION, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, या इसको हम दूसरे शब्द के अंदर बोल सकते हैं बेटा सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ये शब्द जो बोलना चाह रहा है बेटा इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है एक पर्सन अपने आप को अपने अंदर झांक कर देखे, उस मेथड को बोला जाता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। जो दूसरा मेथड आता है बेटा वो ऑब्जर्वेशन मेथड आता है। दूसरा कौन सा मेथड होता है बेटा? ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ अदर्स। मींस ये ऑब्जर्वेशन मेथड तो खुद के लिए, ये ऑब्जर्वेशन मेथड दूसरे के लिए। दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, इनमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, लेकिन पढ़ना इनका इस जरूरी है क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर टर्म्स आपको आए, परसेप्शन, अटेंशन आपको आता हो, लेकिन ये चीज भी जब तक नहीं आती जब तक आपकी साइकोलॉजी वीक रह जाएगी। तो उस साइकोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए हमें ये चीज पढ़नी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी के अंदर जो हमारा तीसरा मेथड होता है वो होता है बेटा एक्सपेरिमेंटल मेथड। चौथा होता है क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड, क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड। मैं इनको शब्दों को आपको समझाऊंगा बेटा कि क्या क्या मतलब है, क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या लिमिटेशंस है। और एक जो बाद में मेथड आता है सर्वे मेथड, मींस सर्वे करना, ये होता है सर्वे मेथड। और जो छठा जो हमारे अंदर जो मेथड पूछा जाता है द डेवलपमेंटल और लॉन्गिट्यूडनल मेथड, द डेवलपमेंटल एंड लॉन्गिट्यूडनल। दोस्तों देखो आपको ये जो टॉपिक है ये अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आपको पढ़ना यूं जरूरी है कि साइकोलॉजी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत लोगों को पता है, लेकिन इस चीज का भी तो पता होना चाहिए कि मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी क्या क्या है। अब बेटा देखो इनको जो किताब में जो लिखा है बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे साइकोलॉजी के अंदर सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूटिलाइज किया जाता है। इंट्रोस्पेक्शन मींस खुद को खुद के अंदर पहचानना। हु आर यू, वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे, आपको एग्रेशन क्यों आ रहा है, क्यों गुस्सा हो रहे हो आप, पेशेंट ने आपको क्या बोला। जैसे पेशेंट से रिलेटेड करोगे तो पेशेंट ने कुछ बोला नहीं और आप उसके ऊपर चिल्लाने लग गए, क्या रीजन है? इंट्रोस्पेक्शन करो। घर के अंदर वाइफ ने आपको कुछ बोला नहीं, उससे पहले आप चिल्लाने लगे। इंट्रोस्पेक्शन मींस खुद को हमें ऑब्जर्व करना है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है बेटा। दूसरा मेथड आता है ऑब्जर्वेशन मेथड्स ऑफ अदर्स। बिहेवियर की स्टडी करने के लिए हमेशा ऑब्जर्वेशन करना होता है। ऑब्जर्वेशन मींस जैसे टीचर का ऑब्जर्वेशन होता है क्लास के अंदर कि कौन सा बच्चा सही है, कौन सा बुरा है, कौन सा क्या, कौन सा कितना करेगा, कौन सा क्या करेगा। एक टीचर का ये राइट ऑब्जर्वेशन होता है, उसे पता होता है कि मेरे क्लास में किस बच्चे को समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा। ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स, बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। जैसे हम लोग भी जब सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो कई लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं ना कि इसका बिहेवियर सही है कि नहीं है, या कैसा है, या किस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में इसका बिहेवियर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या मेथड होता है? ऑब्जर्वेशन मेथड। नेक्स्ट होता है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंट करके आप साइकोलॉजी के अंदर जो मेथड यूज किया जाता है वो होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मींस आप सबसे पहले किसी का व्यवहार देखेंगे, उसके बाद कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके बाद उसके चेंजेस देखेंगे कि क्या व्यवहार हुआ आपका, आपकी लाइफस्टाइल चल रही थी, आपने पेशेंट के, नॉर्मली हमारे वार्ड के अंदर पेशेंट एडमिट है, वो पेशेंट रह रहे थोड़े से खुश नहीं है, आपने उनके लिए एक टीवी एलसीडी स्क्रीन या एलईडी स्क्रीन लगाई और उनसे पूछा कौन सी पिक्चर देखनी है आज, सबने बोला डीडीएलजे देखेंगे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आपने शाम को दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिक्चर चला दी। सुबह आप देखते कि फेशियल एक्सप्रेशन मरीज के ऊपर बहुत अच्छा होता है, पेशेंट हैप्पी होते हैं, उनका स्ट्रेस फ्री होता है। तो ये मेथड क्या हुआ? एक्सपेरिमेंटल मेथड। दूसरा क्लिनिकल और केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री और क्लिनिकल का मतलब क्या होता है बेटा? एक पेशेंट को आपने लिया, उसकी हिस्ट्री टेकिंग की, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया, उसके बारे में पूरी स्टडी की और उस केस को फाइंड आउट करके आपने बताया इसको ये प्रॉब्लम है, ये एटीट्यूड है, ये
तो ये क्या होता है, केस स्टडी। जैसे हमारे नर्सिंग के बच्चे करते हैं केस स्टडी, एक पेशेंट को ले लिया, उसका पर्टिकुलर केस लिया, उसके बारे में पूरा अध्ययन करते हैं। अध्ययन में सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं, नर्सिंग केयर प्लान करते हैं, क्या ट्रीटमेंट चलना है वो करते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। ये सब क्या है, केस हिस्ट्री क्लिनिकल के अंदर जो यूटिलाइज की जाती है। और एक मेथड होता है सर्वे मेथड। जैसे सर्वे के अंदर हम कह देते हैं ना, इस एरिया के बच्चे कम पढ़ते हैं, यहां पर थोड़े से भूखमरी है, यहां के लोग हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं, यहां पर पॉवर्टी है। सर्वे मेथड मींस आप कम्युनिटी के अंदर जाके सर्वे करेंगे कि कौन किस पर्सन का किस तरीके के लोग हैं। जैसे सर्वे मेथड साइकोलॉजी के अंदर यूटिलाइज किया जाता है कि लोगों की साइकोलॉजी अभी क्या है। आजकल जो चल रहा है हमारे मार्केट में, साइकोलॉजी को चेंज करने से ही तो चल रहा है। हमारी साइकोलॉजी के अंदर बिठा दिया आरओ इज द बेस्ट वाटर फॉर लाइफ। क्या आरओ आने से पहले दुनिया जीती नहीं थी? क्या आरओ के आने से पहले दुनिया खुश नहीं थी? लेकिन अब हम एक नॉर्मल वाटर पीने से डरने लग गए, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर यह बिठा दिया है आरओ वाटर इज वेरी गुड वाटर। पहले तो बिठाया कि आरओ फिल्टर करता है, पानी के सारे मिनरल निकालता है, और फिर क्या करता है, मिनरल मिलाने के लिए आप पैसे दो, वो अलग से एक डब्बा देंगे जो उसमें मिनरल मिलाएगा। ये क्या किया, ये आपकी साइकोलॉजी को सेट किया है। बूस्ट योर एनर्जी, पावर बूस्ट आता नहीं, वो डेवलप योर एनर्जी। ब्रिटानिया खाने से शेर बन जाता है। ये क्या किया है भाई, ये सिर्फ मार्केटिंग। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। डर के आगे कभी जीत होती है? डर के आगे तो भागा जाता है? सामने शेर खड़ा हो और तुम कहो डर के आगे जीत है, तो भाई वो तो मूर्ख है। डर के आगे तो भागा जाता है, लेकिन चला आ रहा है ना। मेहनत करने से पैसे आते हैं, तो मेहनत तो सबसे ज्यादा गधा करता है और सबसे गरीब कंडीशन में रहता है। जरूरत किसकी है स्मार्ट वर्क की? इसको याद दिलाना, बनाएंगे। जरूरत किसकी है स्मार्ट वर्क की? अरे मेंटल यूटिलाइजेशन करना चाहिए हमको कि किस तरीके से क्या यूज किया जा रहा है। मैंने बोला दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो काम कर रहा है वो कौन काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, स्मार्ट माइंड यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें हमारे मेंटल सेट में होनी चाहिए। सर्वे मेथड, डेवलपमेंटल एंड लॉन्गिट्यूडनल मेथड। डेवलपमेंटल मींस अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट माइलस्टोन्स। पहले बच्चे होते हैं, बच्चे के बाद एडल्टहुड हो जाते हैं, और बीच में चेंजेस आते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा मजा आएगा। जो बच्चा छोटा होता है ना, तो वो शाम को रात को लड़ता है, झगड़ता है, पापा मेरे साथ होंगे, मम्मी मेरे साथ सोएगी, पापा मेरे साथ सोएंगे, मेरे पापा मेरे मम्मी। एक छोटा बच्चा ये जिद करता है, और जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं और बुढ़ापे में जब माँ बाप को जरूरत होती है, जब कोई नहीं कहता मेरे पापा मेरी मम्मी, यूं कहते हैं कोई ले जाए इनको। यदि ऐसी वो चाइल्डिश वाली फीलिंग्स हो जाए तो दुनिया के अंदर अनाथ आश्रम और बेघर बंद हो जाए, लेकिन कोई नहीं करता। वो फीलिंग्स खत्म हो जाती है। तो डेवलपमेंटल स्टेजेस के अकॉर्डिंग लव एंड अफेक्शन चाहिए ना। हमारी साइकोलॉजी यही बोलती है ना, चाइल्डहुड स्टेज में माँ, जब हम छोटे थे तो माँ का प्यार चाहिए एक बच्चे को। एक बच्चे से माँ कभी नहीं छीननी चाहिए, एक बच्चे से माँ कभी नहीं छीननी चाहिए। जब वो छोटी होती है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे माँ का प्यार चाहिए। उसके बाद बड़ा हो गया तो दोस्तों का प्यार चाहिए। उसके बाद जब बड़े हो गए तो और कपल का प्यार चाहिए, और ज्यादा बड़े हो गए तो पत्नी का प्यार चाहिए। पत्नी के बाद जब ओल्ड स्टेज आती है तो उस कपल को भी बच्चों का प्यार चाहिए। ये डेवलपमेंटल स्टेजेस है जहां हम कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये आपको भी पता है। तो बेटा ये मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी है जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। समझ में आया? इनका माइंड में सेट हो गया। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते, राइट डाउन द मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। तो आपको सबसे पहले तो ये 6 मेथड लिख देने, उसके बाद एक्सप्लेन करना है। तो अब भैया हम डिस्कशन करते हैं किसके ऊपर? इंट्रोस्पेक्शन मेथड के ऊपर। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड एक हमारा मेथड है जो कि साइकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मींस लुकिंग विद इन, खुद के अंदर खुद को झांक लेना। लुकिंग विद इन, या लुकिंग इनटू सेल्फ, या
looking into the working of our own minds and reporting what we find there. It is a self observation method. दुनिया के अंदर अच्छे से अच्छी साइकोलॉजी, और दुनिया के अंदर यदि मैं सबसे बड़ी पावर मानता हूं बेटा, मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी पावर है सेल्फ ऑब्जर्वेशन और इंट्रोस्पेक्शन मेथड। दुनिया के अंदर यदि किसी ने कुछ करना है और तमन्ना किसी के दिल में हो, और वो दिल में यदि उसको इंट्रोस्पेक्शन मेथड आता है, तो वो दुनिया के अंदर उसको कोई नहीं रोक पाता सफलता प्राप्त करने से। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है खुद को पहचानो, आप कौन हो। हमारे स्टूडेंट को पता नहीं है, हम टीचर क्लास ले रहे, पिताजी ने 1 लाख फीस भर दी, बच्चा मजे ले रहा ही। ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड है उसका। इंट्रोस्पेक्शन मेथड ये होना चाहिए कि मेरे पिताजी किस गरीबी से, कैसे, किस परेशानी से फीस भर रहे, अब यार मैं बैठ के सुन लूं, क्या पता ये आदमी कभी कुछ भी बोल सकता है, सिर्फ आशिक है। टीचर को सिर्फ आशिक मत बोलना, मतलब सिर्फ आदमी है, ये कुछ भी बोल सकता है, क्या पता किस वाणी में क्या शब्द मिल जाए, सीख लो। लेकिन हम नहीं चाहते, हम तो चाहते मस्ती मस्ती मस्ती। गाना भी तो है ना, मस्ती मस्ती मस्ती। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होता है? ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल्फ। एग्जाम्पल्स, कंसीडर ए पेशेंट हु हैज जस्ट गेन्ड ए कॉन्शियसनेस आफ्टर एन ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद एक मरीज को कॉन्शियसनेस आई, एक डॉक्टर और एक नर्स उससे पूछते हाउ आर यू फीलिंग नाउ। Patient will try to look within to the recall what happened, understand how he feels, he report accordingly. उसके बाद पेशेंट क्या करता है? सुनो कितना बढ़िया एग्जाम्पल इस किताब ने लिखा है कि मन खुश हो गया। इसने लिखा है कि एक मरीज से हम पूछते ऑपरेशन के बाद हाउ यू फील, तो मरीज सोचता है, रिकॉल करता है, पीछे अपने आप के अंदर झांकता है, और उसके बाद वो रिप्लाई करता है। ये कौन सा मेथड है मेरी बहन जी? इंट्रोस्पेक्शन मेथड, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। आपका उसके साथ संबंध कैसा है? मैंने पूछा, आप तुरंत तो बताएंगे नहीं, आप सोचेंगे उसके साथ अच्छा है बुरा है। ए स्टूडेंट में आस्क्ड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, जैसे एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जाती है, शी में देन बी आस्क्ड टू डिस्क्राइब हाउ ही सॉल्व्ड इट। उसके बाद स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया, हाउ शी फील्ट अबाउट इट और व्हाट थॉट्स केम टू हर माइंड। जैसे एक गणित का क्वेश्चन मैंने किसी बच्चे को सिखाया आज यहां पर, और जब वो घर पे गया तो वो जब वो क्वेश्चन करने बैठता है तो वो इंट्रोस्पेक्शन मींस अपनी पुरानी यादों में जाके सोचता है कि सर ने कैसे बताया, और वो उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता है। ये मेथड इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। कितना बढ़िया तरीके से लिखा है। और कोई कह रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अब एडवांटेज, इसके एडवांटेज क्या होते हैं? पहला एडवांटेज, फुली अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का फुली बिहेवियर अंडरस्टैंड होता है। जैसे मैं यूज करता हूं, कई बार कई स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, बहुत तरीके के स्टूडेंट आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। मैं हर किसी को बहुत जल्दी रिप्लाई नहीं करता, हर किसी से बहुत स्वीट वर्ड नहीं बोलता, हर किसी से लिमिटेशंस मुझे पता होती है किससे क्या है। किसी से मैं यदि ज्यादा बोल रहा हूं तो वो किस तरह ऑब्जर्वेशन के थ्रू बोलता हूं, इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू बोलता हूं कि हाँ इसके पास्ट में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज इसको हम ये करें तो कल ये हमारे ऊपर ही चढ़ जाए। इंट्रोस्पेक्शन मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूटिलाइज किया जाता है, फुली अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। इसका ये एडवांटेज है कि किसी के बिहेवियर को फुली अंडरस्टैंड करने के लिए हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूटिलाइज करते हैं। दूसरा आता है फीलिंग्स एंड थॉट्स पासिंग थ्रू ए पर्सन माइंड वी कैन बी रिकॉर्डेड। एक पर्सन के फीलिंग एंड थॉट्स को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड के थ्रू। उसके बाद इस मेथड के अंदर कोई एक्सपेंसेस नहीं है, कोई मशीनरी काम में नहीं आती, कोई टीम नहीं चाहिए, सिर्फ आप अकेले होने चाहिए और आपके पास मेंटल सेट होना चाहिए उसके ऑब्जर्वेशन करने के लिए। ये एडवांटेजेस आ गया। दूसरा आ गया लिमिटेशंस। दूसरा आ गया लिमिटेशंस। लिमिटेशंस के अंदर पहला, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड इंडिविजुअल एंड एनिमल्स। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर चिल्ड्रन, डिसेबल्ड पर्सन, मेंटली इल पर्संस, इंडिविजुअल्स और एनिमल्स। उनका तो बिहेवियर कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, उनके लिए तो हम ये मेथड इंट्रोस्पेक्शन यूज में नहीं कर सकते। दूसरा, इट इज ए प्योरली प्राइवेट असेसमेंट होता है, इसमें दूसरे को पता नहीं होता, हम अपने आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो इसकी लिमिटेशंस में क्या होता है बेटा? एक तो प्राइवेट असेसमेंट होता है ये,
और बच्चों का, डिसेबल्ड का, एनिमल्स का, मेंटली इल का, इंटेलेक्चुअली वीक पर्सन का ये नहीं कर सकती। द मेथड में मॉडिफाई द वेरी एक्सपेंस और प्रोसेस इट एम्स टू स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, इसने बोला कि यदि हम इस मेथड को थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करते थे बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। जैसे एन इंडिविजुअल मे बी वेरी एंग्री एट ए सर्टेन टाइम, कुछ कुछ समय पर कोई इंसान गुस्सा फील करता है। व्हेन आस्क रिपोर्ट हाउ शी फील, she will start looking within and her anger will get modified. Hence the mental process change a little. To avoid changing the mental process, one should study only after the process is finished rather than during the process. This is called retrospection and require clear map. इसका मैं बताता हूं बेटा। इंट्रोस्पेक्शन मेथड में मींस मैंने आपसे पूछा, आपने बोला जी मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने पूछा कब कब गुस्सा आता है, तो आपने बोला जी ऐसे ऐसे सुबह गुस्सा आया। तो एक तो यदि हमें यह करना है तो उस पर्सन के पीछे रहना पड़ेगा, हमेशा उसके बिहेवियर को देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि एक मिनट के एंगर से, एक मिनट, मैंने पूछा आपको सुबह आपको गुस्सा बहुत आती है, बोला नहीं सर मैं तो कूल हूं। तो आपको इंट्रोस्पेक्शन तो खराब हो गया, आपके सामने तो वो कूल है, पहले वो एंगर करके आए, एंग्री है, शाम को एंग्री होता है, तो आपको फुल ऑब्जर्वेशन पूरे दिन उसके साथ रहना पड़ेगा और रिट्रोस्पेक्शन प्रोसीजर को यूटिलाइज करना पड़ेगा। रिट्रोस्पेक्शन मींस पास्ट मेथड्स, पहले आपको कब आया, अब कब आया, मैं आज दिन भर आपके साथ हूं, तो आपको पता पड़ेगा कि किस किस स्टेज पे कहां कहां होता है। तो कोई पर्सन दिन भर किसी के साथ में रहेगा तो ये एक्सपेंसिव भी होगा, इंडिविजुअल के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा, और डिफिकल्टी और रियली अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ। और कई बार ये होता है कि खुद को समझने के लिए भी ये डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं यार क्या बोलूं। आपके हिसाब से इंट्रोस्पेक्शन मींस आपके व्यवहार से कोई चीज सही हो सकती है, दूसरे के हिसाब से वो चीज राइट हो सकती है। जैसे एक बच्चा मेरे पास आया, ही इज टायर्ड फ्रॉम फैमिली, मां बाप से परेशान, दुखी, बिल्कुल मां बाप ने ऐसी की तैसी कर रखी उस बच्चे की। मेरे पास आया, आपका फर्स्ट यदि कोई बच्चा आपके पास आके कंप्लेंट करेगा कि आई एम कंप्लेनिंग माय मदर एंड फादर, हम क्या कहेंगे? ओए मां बाप को गुस्सा कर रहा है, वो तो बहुत अच्छे होते, जेन्युइन चीज होते, ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। उसको भजन सुनाएंगे, सुनो, भगवान भी कहेंगे माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, आप सेवा करिए। बाबा जी भी सब ये कहेंगे माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, आप सेवा करिए। वो बच्चा जब अपनी कंडीशन आके बताता है कि आपको इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, ऐसे किया जाता है, तो मेरे माइंड का जो सेट आता है, तो यार पैदा तो जानवर भी कर देते हैं बच्चे, इट्स नॉट ए बिग डिफिकल्ट टास्क। आपका बच्चा आपके लिए गलत सोच रहा है, ये आपकी पेरेंटिंग पे सवाल है, और यदि आप गुड पेरेंट्स हो तो इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए। आप टॉर्चर, आपके बच्चे को पता है कि आपको गधा कहना पसंद नहीं है, आप उसे गधा कहेंगे तो आपका बच्चा रिगार्ड कर देगा। आपके बच्चे को पढ़ने के लिए डांटेंगे, उसको पता है आज वो बुरा लगेगा, कल उसको याद आ जाएगा, लेकिन जो चीज आपके बच्चे को पता नहीं है वो आपका बच्चा गलती कर सकता है, लेकिन आप गलती नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर मैच्योर, यू आर फादर ऑफ दैट चाइल्ड। ऐसे केसेस भी बहुत बार आते हैं कि सर मैं ऐसे ऐसे परेशान हूं, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, फैमिली सपोर्ट नहीं करते, छोटे भाई को सपोर्ट करते, बेटी को सपोर्ट करते, लड़की को सपोर्ट करते, सारी धन-दौलत उसको दे दी, सर मेरे को अकेला छोड़ दिया दुनिया में। अब आप ये बताओ यार, आप क्या डिसीजन दोगे? हाँ, आई नो दैट पेरेंट्स आर द गॉड। यदि आप में से किसी के पेरेंट्स ऐसा कर दे कि आपके 5 भाई है, 2 भाई है, 3 भाई है, और आपको छोड़ के आप चाहे कितने ही बड़े हो और सब कुछ एक किसी को हैंड ओवर कर दे, तो दैट्स द गुड पेरेंटिंग। आपके कर्म आपके साथ है, बच्चा जैसा करे वो उसके कर्म है, लेकिन एज ए फादर ऑल आर इक्वल फॉर मी। ठीक है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी। अब ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड्स मींस आपके माइंड से, अब कोई देखेगा तो वो क्या कहेगा, अरे यार ये मां बाप को ऐसा बोल रहा है, लेकिन आपका प्रोसीजर अलग है ना। इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी कभी समय अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इसमें लिखा है ए सिक पर्सन में बी आस्क्ड टू रिपोर्ट हाउ ही फील्स। जैसे आप एक बीमार आदमी से पूछोगे कि आपको क्या फील हो रहा है, वो रिपोर्ट करेगा कि दर्द हो रहा है, एक हो रहा है, पेन हो रहा है, और ही थिंक डॉक्टर और नर्स एक्सपेक्ट करे, और कि ये डॉक्टर और ये नर्स जो है ये फील करे कि मुझे दर्द हो रहा है। Thus the difficulty of really understanding oneself। यही तो एक डिफिकल्टी होती है कि यदि कोई पेशेंट के अंदर दर्द हो रहा है तो वो ये चाहता है कि डॉक्टर को मेरा दर्द का फील हो। आप दर्द फील नहीं करेंगे ना, इंट्रोस्पेक्शन थोड़ी करेंगे कि यार सोचो आपका पैर कट गया और आपके दर्द हो रहा है, इतना इंट्रोस्पेक्शन थोड़ी करेंगे। ये इसकी लिमिटेशन है बेटा, लिमिटेशन के अंदर आ गया डिफिकल्टी ऑफ रियली अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ। समझ में, अंडरस्टैंडिंग द वन सेल्फ। किसी के पैर कट गया, वो दर्द से चिल्ला रहा है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड तो कहता है भाई उसको आप
फील करके उसका वो करो। आप उसके पैर का, आप ये थोड़ी फील करोगे मेरा पैर कट गया, मेरे दर्द हो रहा है, मैं ऐसा इसका इलाज करूं। फिर तो आप कहोगे लो आपका पैर कट गया, बैठ जाओ कुर्सी पे, हिलो ही मत, इसका भी कट रहा है तुम्हारा भी कट रहा है, इंजेक्शन कौन लगाएगा। तो ये लिमिटेशन है बेटा। अब जो दूसरा मेथड आता है बेटा हमारा, द ऑब्जर्वेशन मेथड। ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड समझ में आया बेटा। दूसरा जो मेथड आता है बेटा ऑब्जर्वेशन मेथड, मींस ऑब्जर्वेशन मेथड का मींस क्या होता है बेटा, द ऑब्जर्वेशन मेथड इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड द मेथड ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन एज अपोजिट टू इंट्रोस्पेक्शन। ये इस इंट्रोस्पेक्शन मेथड का अपोजिट होता है, जिसको हम द ऑब्जर्वेशन मेथड बोलते हैं। मींस ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मींस जो आपके एनवायरमेंट में जो ऑब्जेक्टिव्स मौजूद है, जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद है, उसको आप ऑब्जर्व करो। वी ऑब्जर्व इन इट्स नेचुरल सेटिंग एज वी फाइंड इट। हम जहां पर जो रहता है, जो पेशेंट जहां रह रहा है, जो चीज कर रहा है, उसको हम उसकी सेटिंग के अंदर ऑब्जर्व करें, ये कहलाता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड तो हमेशा चलता रहता है, हमारा भी मेथड चलता रहता है। कौन बच्चा पास होगा, कौन फेल होगा। जैसे हम नेहा के लिए बोल देते हैं नेहा 2 को लेके मरेगी, तो इसका कहने का मतलब क्या है, मींस दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। हम करिश भैया बोल रहे आप पढ़ लो भैया, पास हो जाओगे तो हमें भी थोड़ी सी खुशी हो जाएगी। दिस इज ऑन बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन मेथड, डाटा इज कलेक्टेड बाय ऑब्जर्विंग बिहेवियर विच में बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ बॉडीली चेंजेस। बिहेवियर क्या होता है आपको पता है, बॉडीली चेंजेस, बॉडीली एक्शन, गेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड स्पीच, ये हमारा बिहेवियर है। अरे भाई मेरा बिहेवियर क्या है, जो मैं बोल रहा हूं, मूवमेंट कर रहा हूं, बॉडी के एक्शन कर रहा हूं, गेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन, ये मेरा बिहेवियर है। तो बेटा मैं बताऊं आपको, डाटा जो कलेक्ट किया जाता है इस ऑब्जर्वेशन मेथड पर, वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, और ऑब्जर्वेशन विल बी एक्सप्रेस्ड बाय बॉडीली चेंज। बॉडी के चेंजेस से, बॉडी के एक्शन से, गेस्चर से, फेशियल एक्सप्रेशन से और स्पीच से हमें किसी पर्सन के बिहेवियर का पता होता है। अरे भाई हम कहते हैं इसका बिहेवियर बेकार है, वो कैसे क्या बेकार है, कोई अब्यूजिव वर्ड बोला होगा, कोई गाली दी होगी, कुछ किया होगा, जब तो हमने बेकार बोला। एग्जांपल्स, ए नर्स employs the observation method to understand the behavior of the patient who have been admitted to the ward. She then report her observation such a patient's temperature, color, facial expression, restlessness etc. बेटा मैंने आपको बताया ना, जैसे कई बार कोई नर्स है, वार्ड के अंदर पेशेंट्स है, तो वो नर्स घूमती रहती है, तो वो ऑब्जर्वेशन होता है ना, ये पेशेंट इस रो के बड़ी कंप्लेंट करते हैं, इनको ये प्रॉब्लम है, इनको ये प्रॉब्लम है, तो ये क्या हुआ बेटा, ये ऑब्जर्वेशन मेथड है। ऑब्जर्वेशन मेथड के जो एडवांटेज होते हैं, अब जैसे बच्चों का भी ऑब्जर्वेशन किया जाता है, एक टीचर का भी ऑब्जर्वेशन होता है कि किसके कितने मार्क्स आएंगे, कौन पढ़ता है, क्या करता है, ये भी तो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। तो जब हम ऑब्जर्वेशन मेथड की जब हम बात करते हैं एडवांटेज की, तो एक तो बेटा ये क्या होता है, जब हम इसके एडवांटेज ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में आप डिटेल लिख देंगे, ऑब्जर्वेशन मेथड के एडवांटेज में जब बात आएंगे तो ये क्या इकोनॉमिकल है बेटा। इकोनॉमिकल मीन सस्ता पड़ेगा, आप चलते फिरते ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, और नेचुरल होगा। दूसरा क्या होगा, ये नेचुरल होता है, नेचुरल सेटिंग में होता है, किसी चीज में कोई उठाफटक या ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं होती। डाटा कलेक्टेड बाय मेथड कैन बी रिकॉर्डेड, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। डाटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं हम, डाटा कलेक्शन कैन बी डन बाय रिकॉर्डेड, आप रिकॉर्डेड कर सकते हो, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। ये वर्ड का मतलब पता है बेटा आपको, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डेड मींस होता है रिकॉर्ड करना, एनालाइज मींस जब हमारे पास डाटा आता है तो हम उसे एनालाइज करते हैं, इस कंडीशन में ये अच्छा है, ये बुरा है। जैसे हम फ्रिज खरीदने जाते हैं तो हम 10 कंपनियों का एनालाइज करते हैं ना, कौन सा ज्यादा बढ़िया है, कौन सी, वो एनालाइज। इंटरप्रिटेशन करना मींस हम हमारे वे से कहते हैं कि यदि इतना है यार, इसकी रेट इतनी आ रही है, तो भाई ये वाला फ्रिज ज्यादा बढ़िया है, ये हमारा इंटरप्रिटेशन हुआ। तो ये जो मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड, हमारे डाटा कलेक्शन के लिए, डाटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड कैन बी रिकॉर्डेड, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेड। नेक्स्ट आता है बेटा इट कैन प्रोवाइड ए हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड थ्रू फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ये क्या करता है बेटा, हाइपोथेसिस प्रोवाइड कर सकता है बेटा, हाइपोथेसिस। अब इसका मैं एग्जांपल दूंगा मेरे दोस्तों, जो यूट्यूब पे देख रहे हो वो समझ लेना, बहुत बड़ा शब्द है हाइपोथेसिस का प्रिडिक्शन। हाइपोथेसिस क्या होता है, हम एक इलाके में गए एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हम डेली स्मोकर्स को देख रहे हैं जो स्मोकिंग करते हैं,
अब उन स्मोकर्स में से, जैसे हमारे बिने भैया बिल्कुल नहीं करते, हमारे आजाद भैया भी कम कम करते हैं, है ना, और हमारे करेश भैया तो बिल्कुल दूर है इन चीजों से, साहिल खान करता है, लेकिन ये मेरे सामने बोलेगा कि मैं नहीं करता हूं। ठीक है बेटा, तो हाइपोथेसिस क्या है कि हम बिने के इलाके में गए और इनके संग रहने वाले सब स्मोकर्स से मिले, हम इनके रहने वाले सब स्मोकर से मिले। बेटा हाइपोथेसिस का शब्द समझो, मजाक होगी, अब सिंसियरली बता रहा हूं। हम स्टडी कर रहे थे स्मोकिंग के ऊपर। अब हमें पता पड़ा कि यार स्मोकिंग कर रहे हैं वो लोग, और हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं जब कैंसर के पेशेंट्स आ रहे हैं। तो हमने क्या देखा यार, स्मोकिंग ऑब्जर्वेशन मेथड में देखा कि जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनको 15-20 साल बाद यार उनको कैंसर की दिक्कत हो रही है। तो हमें क्या समझ में पड़ा, स्मोकिंग लीड्स कैंसर। हमें क्या समझ में आया, स्मोकिंग लीड्स कैंसर। तो ये क्या हुआ, हाइपोथेसिस। अब आप कितनी भी इस पर रिसर्च कर सकते हो कि स्मोकिंग लीड्स कैंसर में क्या प्रोटोकॉल है, कितनी एज ग्रुप से हुआ, कैसे हुआ, क्या कंडीशंस है, कौन बंदा कितनी पीता था उसको ज्यादा कैंसर हुआ है, कौन कम लेता था उसको हुआ, जो चिलम फूकता उसको जल्दी हुआ, जो गांजा पीता है उसको जल्दी हुआ, कि जो बीड़ी पीता है उसको जल्दी हुआ, कि जो पीपल के पत्ते की बना के उसमें भूस भर के पीता है उसको जल्दी हुआ। ये सारे मेथड्स के ऊपर हम रिसर्च कर सकते। तो होता क्या, हाइपोथेसिस। तो ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू हाइपोथेसिस, जैसे फ्लोराइड की कमी से फ्लोरेसी रोग होता है, कैल्शियम की कमी से, जैसे नॉर्मली आजकल सबके घुटने खराब हो रहे हैं। घुटने खराब होने के लिए भैया क्या कारण है, कैल्शियम की कमी है, डाइट्री है, क्या है। तो हमने एक वर्ड निकाला कैल्शियम हाइपोथेसिस में भाई, कि कैल्शियम के कारण घुटने खराब हो रहे हैं। अब तुम इस पर कर लो कितनी भी रिसर्च करनी है। तो ये क्या करता है ऑब्जर्वेशन मेथड, हमें एक हाइपोथेसिस होता है